अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है किडनी के बारे में है, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में है। ये सारे 10th क्लास के कोर्स के टॉपिक्स हैं बायो में। तो आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है किडनी है। किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और किडनी के फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मुख्तलिफ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट, आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि हमारे पास आर्गन होता है, आर्गन सिस्टम्स होते हैं, सेल्स टिश्यू सार मेरे तरतीब वाइज सारा बता दिया था कि सेल्स मिलते हैं, टिश्यूज़ बना देते हैं, टिश्यूज़ मिल के आर्गन बना देते हैं। आर्गन से फिर आर्गन मिल्स के एक सिस्टम बना देते हैं जिसको हम कहते हैं आर्गन सिस्टम बन जाता है। और आर्गन सिस्टम से पूरा फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑर्गेनिज्म से फिर एक जानदार होता है जिससे हमारी बॉडी होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे होता है। तो चलो आज हम देखते हैं कि किडनी भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे जिस्म के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उस रोल की तरफ हम देख लेंगे कि क्या किडनी कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या काम है उसका, कैसे वो अपने काम सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, तो फंक्शन से पहले हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे, उसमें फंक्शन भी देख लेंगे। तो किडनी का जो मेन फंक्शन है और बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके दो फंक्शंस है और कोई नहीं है, टू फंक्शंस है। पहला फंक्शन है कि वो यूरिन के फॉर्मेशन कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को मेंटेन कर देते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हैं कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन और मेंटेन ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है किडनी के अंदर और उसमें किडनी का ओस्मो रेगुलेशन में क्या रोल होता है, कि ओस्मो रेगुलेशन प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है और उसमें क्या रोल होता है। अच्छा, हमारे पास किडनी के यूरिन के फॉर्मेशन में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। जब हमारे पास यूरिन फॉर्म होता है, यूरिन बनता है, उसमें 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हमारे पास है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, ये पहला स्टेप है हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन का। सेकंड आपके पास है रीअब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन सेकंड स्टेप है हमारे पास। और थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है ट्यूबुलर सेक्रेशन है। ट्यूबुलर सेक्रेशन में अच्छा वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं उसके स्ट्रक्चर की तरफ। हम आएंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर या किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी के अंदर जो यूनिट है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तरफ हम आ जाते हैं, क्योंकि किडनी के अंदर सारी चीज़ें नेफ्रॉन के अंदर हो रही होती हैं और नेफ्रॉन ये सारे के सारा फंक्शन कर रहा होता है। अच्छा, किडनी यहाँ पे नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला ये आपको जो थोड़ा सेमी सर्कल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है जिसको मैंने रेड पेन से ड्रा की है, इसको हम कहते हैं बाउवमैन्स कैप्सूल्स कहते हैं। अच्छा, बाउवमैन कैप्सूल्स के एक साइड पे हमारे पास कैपिलरीज का बहुत बड़ा गुच्छा होता है। उसमें गुच्छा से क्या मुराद है, एक कैपिलरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपिलरीज होती हैं। कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, हमारे पास होती हैं बाउवमैन्स कैप्सूल से बाहर होती हैं, कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं। अच्छा, कैपिलरीज हम जानते हैं, कैपिलरीज के हमारे पास ब्लड होता है, ब्लड लेके आते हैं क्योंकि ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, यूरिन बनना होता है यहाँ पे। अच्छा, अब जब कैपिलरीज के थ्रू ब्लड आएगा, ब्लड हमारे पास क्या होगा, ब्लड में ज़्यादा प्रेशर होगा। प्रेशर से क्या होगा, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो इसके ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो मटेरियल्स है, जो सब्सटेंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें ज़्यादा प्रेशर की वजह से कुछ चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पे आ जाती हैं, कहाँ पे आती हैं, बाउवमैन्स कैप्सूल्स में आ जाती हैं। कैपिलरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे पास कुछ स्मॉल सब्सटेंसेस थे, स्मॉल से क्या मुराद है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मास और साइज छोटा होता है, वो चीज़ें आ जाती हैं बाउवमैन कैप्सूल्स में आ जाती हैं। ठीक है, बाउवमैन कैप्सूल्स में आ गई है। अच्छा, यही देखो ब्लड के अंदर हमारे पास आरबीसीज भी मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स भी मौजूद है, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स भी मौजूद है। इस कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है, ये आपके पास वो ब्लड है जो प्योर नहीं है। ब्लड ने आके यहाँ पे प्योर हो जाना है, यहाँ पे अब ब्लड की फिल्ट्रेशन होनी है, ब्लड से हमने वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल देने हैं। अच्छा, अब जब कैपिलरीज के अंदर ब्लड है, ब्लड यहाँ पे आएगा तो ब्लड के पास ज़्यादा प्रेशर होगा, समझ आ गई है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अब प्रेशर्स के ज़रिए हमारे पास जो छोटे छोटे स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स बाउवमैन कैप्सूल्स में चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, यहाँ पे मजीद जो फोल्डिंग रीजन आपको नजर आ रहे हैं नेफ्रॉन के अंदर,
इस फोल्डिंग रीजन को यहाँ पे एक और काम होता है फिल्ट्रेशन, यहाँ पे और फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन से क्या मुराद है, देखो यहाँ पे अभी तक हमारे पास प्योर फिल्ट्रेशन नहीं हुई है। सबसे पहले ब्लड आ गया, ब्लड से जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल से जो वेस्ट मटेरियल्स कोई भी आपके पास हो सकता है, वही वेस्ट मटेरियल आपके पास यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद मजीद वो आगे चले जाते हैं, इसको हम यहाँ पे मजीद फिल्ट्रेशन हो जाती है, यहाँ पे फिर फर्दर फिल्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो कंप्लीट फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में था ब्लड, उसमें बहुत कम फिल्ट्रेशन हो गया। कम फिल्ट्रेशन की वजह से फिर वो मजीद फिल्ट्रेशन के लिए क्या करेगा, आगे चला जाएगा, वो ब्लड के मालिक्यूल्स वो आगे चले जाएंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हमारे पास ये होते हैं कि ग्लोमेरुलस हमारे पास जो कैपिलरीज है उसके अंदर ब्लड होता है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर के पास आ जाता है। जब प्रेशर के साथ आ जाता है तो ज़्यादा फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि ब्लड में बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से हमारे पास यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है। उसके बाद ये कंप्लीट फिल्ट्रेशन यहाँ पे तो नहीं हो गई ना पहली स्टेप में, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट फिल्ट्रेशन आपके पास नहीं होगी। अच्छा, सेकंड आपके पास है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होते हैं, रीअब्जॉर्प्शन में अच्छा जो ब्लड के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल रह गए थे, जो कंप्लीटली फिल्टर नहीं हुए थे, कंप्लीटली फिल्ट्रेशन नहीं हुई थी, अच्छा वो यहाँ पे मजीद आके फिल्टर हो जाएंगे। रीअब्जॉर्प्शन स्टेप में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन स्टेप में हमारे पास एक पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, दूसरा हमारे पास ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, या से मजीद भी ऑब्जर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जब यहाँ से एब्जॉर्ब हो गई है तो बात आती है ना कि जब यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है तो फिर ये ग्लूकोज है और ये जो पानी हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया है, रीअब्जॉर्ब हो गई है, ये कहाँ पे चला जाएगा बाद में। यहाँ पे हमारे पास ये देखो मैंने जो ब्लू पेन से ड्रा की है, ये आपके पास एक ट्यूब्यूल है जिसको हम कहते हैं रेनियल ट्यूब्यूल कहते हैं। रेनियल ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक खून की नाली होती है, इस नाली के अंदर हमारे पास ब्लड होता है, उसके अंदर ब्लड होता है। अच्छा, ये जो पानी है, पानी कहाँ से ऑब्जर्व हुआ था, रीअब्जॉर्ब हुआ था। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, पानी और ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो गए थे, यही पानी और ग्लूकोज दोबारा रेनियल ट्यूब्यूल के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे, रेनियल ट्यूब्यूल के पास चले जाएंगे। कौन सी चीज़ें चले जाएंगी, आपके पास पानी और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास रीअब्जॉर्प्शन हो गया, सेकेंड स्टेप ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड में हमारे पास है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन से क्या मुराद है, यही जो आपके पास रेनियल ट्यूब्यूल आई थी, रेनियल ट्यूब्यूल क्योंकि जो कैपिलरीज हैं वो सारे नेफ्रॉन को सराउंड की होती है, सारे नेफ्रॉन के पास आसपास मौजूद होती हैं। फिल्ट्रेशन सिर्फ बाउवेन कैप्सूल से या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन नहीं होती है, हर जगह पे फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रही है। अब देखो यहाँ पे पानी ग्लूकोज रेनियल ट्यूब्यूल के अंदर चला गया था, अब इसी ट्यूब्यूल के अंदर देखो वेस्ट मटेरियल है कि नहीं है, सारा वेस्ट मटेरियल इसी के थ्रू नहीं आया है, अब इसके अंदर भी वेस्ट मटेरियल्स हैं। अब यही वेस्ट मटेरियल्स दोबारा इस ट्यूब्यूल को हम नाम देते हैं, इस ट्यूब को हम कहते हैं ट्यूबुलर्स, रेनियल ट्यूब्यूल्स कहते हैं उसे, रेनियल ट्यूब्यूल्स। अच्छा, अब इसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स है, रेनियल ट्यूबुलर के अंदर वेस्ट मटेरियल्स है, यही वेस्ट मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज हो जाएंगे। कहाँ पे डिफ्यूज होंगे, इस ट्यूब के अंदर हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स आ जाएंगे, यही वेस्ट मटेरियल्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक डक्ट होता है, जिस डक्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, यहाँ पे होता है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होता है। उस डक्ट में क्या होता है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होते हैं। यूरिन कैसे बन गया, अब देखो आपके पास ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन उसका ज़्यादा प्रेशर में था, यहाँ पे थोड़ी बहुत फिल्ट्रेशन होगी, मजीद आके यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन में और भी ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो गया, इससे ज़्यादा आके ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन से मुराद क्या है कि उसने सीक्रेट कर दी, उसके अंदर कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल थे जो उसने सीक्रेट करके इस ट्यूब के अंदर सीक्रेट कर दिए। इस ट्यूब ने सारे वेस्ट मटेरियल को एक जगह पे इकट्ठे करके यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर लेके आया, और कलेक्टिंग डक्ट ने फिर क्या कर दिया, फिर हमारे पास यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास चला जाता है यूरेथ्रा के जो हमारे पास पिन से हमारे पास रिलीज हो जाता है, और यहाँ से एक्सक्रीट कर देते हैं यूरिन हमारे पास। समझ आ गई है। अच्छा,
उसके बाद ये तो हमारे पास किडनी के नेफ्रॉन के सिंपल स्ट्रक्चर और फंक्शन मैंने बता दिया। 3 फंक्शन होते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होता है, थर्ड वन आपके पास ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। अच्छा, अभी जो हम देख लेंगे कि किडनी फेलियर एक बीमारी होती है, किडनी फेलियर कैसे होते हैं, उसमें किडनी फेलियर के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो किडनी का फंक्शन मैंने सारा बता दिया। अभी हम आते हैं किडनी फेलियर की तरफ आते हैं कि किडनी फेलियर क्या होती हैं। किडनी फेलियर से मुराद ये कि हमारी किडनी फेल हो जाती हैं, ब्लड की फिल्ट्रेशन में फेल हो जाती हैं, हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन में फेल हो जाती हैं, तो प्रॉपरली ब्लड को प्योर नहीं कर सकती हैं, प्रॉपरली ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं हो रही होती हैं, तो उसमें उसको हम कहते हैं किडनी फेलियर कहते हैं। और जब हमारे पास किडनी फेल हो जाती है तो हमने कोई और सोर्स ढूंढना होता है, कोई और तरीके का ढूंढना होता है ताकि हमारे ब्लड के जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है उसको हम साफ कर सकें, प्योर कर सकें। अच्छा, किडनी फेलियर से मुराद ये है कि किडनी ब्लड को प्योर करने में फेल हो जाती है, ब्लड को सही तरीके से क्लीन नहीं कर पाती है। उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट आता है। हमारे पास कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं, उसी ट्रीटमेंट की जरिए हम किडनी का जो काम होता है उसको हम किसी आर्टिफिशियल मेथड से कर देते हैं। किडनी की जो ब्लड फिल्ट्रेशन होता है उसको हम किसी आर्टिफिशियल मेथड से करवा देते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल मेथड हमारे पास है डायलिसिस है। डायलिसिस हमारे पास एक ऐसी आर्टिफिशियल किडनी है, आप समझिए आर्टिफिशियल किडनी, आप समझिए आर्टिफिशियल डायलिसिस को। एक ऐसी आर्टिफिशियल किडनी है जिसके ज़रिए हम ब्लड को साफ़ करते हैं, ब्लड की प्योरीफिकेशन करवाते हैं और ब्लड उसे साफ़ करके दोबारा हमारे बॉडी में आ जाता है। अल्टीमेटली जब किडनी फेल हो जाती है तो हमारा ब्लड प्योर नहीं होता है, तो ब्लड को प्योर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, किसी आर्टिफिशियल मेथड को यूज़ करते हुए ब्लड को साफ़ करके बॉडी में लेके आते हैं। अब डायलिसिस के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस कहते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। अच्छा, सिंपल हीमोडायलिसिस में ये होता है, हीमोडायलिसिस में कि एक ट्यूब को हमारे बॉडी के अंदर लगाया जाता है, किसी सड़क के अंदर, किसी वेसल के अंदर, और वहाँ से 2 ट्यूब होते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन में, सॉरी उसमें हीमोडायलिसिस मशीन में 2 ट्यूब होते हैं। एक ट्यूब हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, वहाँ से एक ट्यूब में ब्लड जा रहा होता है वहाँ पे डायलिसिस मशीन के पास। आप समझिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक मशीन है। अच्छा, यहाँ पे 2 ट्यूब्स होते हैं, एक ट्यूब से ब्लड आ रहा होता है डायलिसिस मशीन की तरफ, बॉडी से आ रहा होता है। आप समझिए ये ट्यूब बॉडी से ब्लड लेके आ रहे हैं किसकी तरफ, डायलिसिस मशीन की तरफ। अब यहाँ से डायलिसिस करने के बाद यही मशीन क्या कर देते हैं, यही मशीन दोबारा ब्लड को लेके जाता है, सॉरी इसी ये जो ट्यूब है ये ब्लड को दोबारा ले जाता है फ्रॉम डायलाइजर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम डायलाइजर में लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 ट्यूब है, एक ट्यूब ब्लड लेके जाता है डायलिसिस मशीन के पास। अच्छा, डायलिसिस मशीन के पास जब आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक फ्लूइड होता है जो बिल्कुल प्योर फ्लूइड होता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है, समझ आ गई। अब जब यहाँ पे ब्लड आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इम्प्योर ब्लड होता है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, प्योर ब्लड नहीं होता है। अब जब यहाँ पे हमारे पास ब्लड आ गया, इम्प्योर ब्लड आ गया, तो ये जो हमारे पास प्योर ब्लड पड़ा हुआ है, सॉरी प्योर फ्लूइड पड़ा हुआ है, डायलिसिस फ्लूइड पड़ा हुआ है, यही फ्लूइड क्या कर देते हैं, इससे वेस्ट मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपनी तरफ ले लेते हैं। इस वेस्ट ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स थे, यही मटेरियल्स को ये फ्लूइड क्या कर दे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके सारे एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे अट्रैक्ट करेगा। अब जब इसे सारे वेस्ट मटेरियल चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, यही ब्लड हमारे पास क्या हो जाएगा, प्योर पड़ जाएगा, ब्लड साफ हो जाएगा। ब्लड कब साफ होगा, जब उसके अंदर वेस्ट मटेरियल वो डायलिसिस फ्लूइड अपनी तरफ ले लेगा, सारी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद ये जो आपके पास ब्लड है, ये इस ब्लड आपके पास कंप्लीटली प्योर हो जाता है। कंप्लीटली प्योर होने के बाद यही ब्लड आप दोबारा बॉडी में लेके आते हैं और इसी तरह हमारे ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है, ब्लड साफ होता है। सबसे पहले एक ट्यूब से ब्लड चला जाता है डायलिसिस मशीन के पास, मशीन उसको साफ करके दोबारा आ जाता है हमारे पास, वही साफ खून दोबारा हमारे बॉडी में आ जाता है। अच्छा, इस प्रैक्टिस को हम कब तक करते रहेंगे, यही जो साफ ब्लड डायलिसिस मशीन से हमारे बॉडी में आ गया था, ये कितने टाइम तक हमारे पास चलेगा, ये कितने दिन तक हमें जिंदा रख सकेगा। ये हफ्ते में 2 से 3 टाइम करने पड़ेंगे डायलिसिस आपके पास।
कौन सा डायलिसिस? हीमोडायलिसिस। ये हीमोडायलिसिस जो है, ये हीमोडायलिसिस हमें हफ्ते में 2 दफ़ा करवाना पड़ता है। हफ्ते में 2 दफ़ा खून को साफ़ कराना पड़ता है हीमोडायलिसिस मशीन में। इसमें आपको समझ आ गई होगी कि ब्लड सबसे पहले डायलिसिस मशीन के पास चला जाता है, डायलिसिस फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड से वेस्ट मटेरियल को निकाल देते हैं, उसे दोबारा उसी ब्लड को बॉडी में भेज देते हैं। दूसरा हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होते हैं, उसमें कोई ट्यूब कोई चीज़ नहीं होती है, उसमें हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल हमारे पास कुछ डायलिसिस फ्लूइड होता है, समझ आ गई है। उस फ्लूइड को हम किसी इंजेक्शन के जरिए एब्डोमेन कैविटी में, पेट में, एब्डोमेन कैविटी में हम इंजेक्ट करवा देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं पेरिटोनियल कैविटी में। तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के ज़रिए हम उस फ्लूइड को अंदर लेके जाते हैं। अब वो फ्लूइड जब चला गया था, उसी ब्लड से वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर देते हैं, उसी खून को साफ़ कर देते हैं। पेरिटोनियल जो हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये जो हमने इंजेक्ट किया था फ्लूइड, वो फ्लूइड वेस्ट मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं, सारे एब्जॉर्ब कर देते हैं, खून को साफ़ कर देते हैं। फिर उसी पेरिटोनियल कैविटी से फिर हम जो वेस्ट मटेरियल हमारे पास जो फ्लूइड आ गया था, उसी फ्लूइड को हम बाहर बॉडी से निकाल देते हैं। तो इस तरह हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस हो जाती है और हीमोडायलिसिस हो जाती है। डायलिसिस मशीन हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, किसी टॉपिक के हवाले से आपको कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर पसंद आ गई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है। अल्लाह हाफ़िज़। पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट में बात करेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।